गुड आफ्टरनून। तो देखो, आज हम लोगों का पीरियोडिक टेबल का सेकंड लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि तुम देखे होगे, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सीधा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही स्टार्ट किए हैं और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो उसका हिस्ट्री है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग पहले ये देखना चाहते हैं कि जो हम लोगों का भी जो पीरियोडिक टेबल है वो हम लोगों का दिखता कैसा है और उसका जो है अगर हम लोग देखें कि उसको कैसे बनाया गया है। तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इलेक्ट्रॉनिक है ना कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है। ठीक है, और हम लोग लास्ट में आते आते बताए थे कि जो भी हम लोग के पास जो एलिमेंट्स हैं उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिटल में जाता है, इसके आधार पर हम लोग है ना एलिमेंट्स को चार भाग में हम लोग उसको डिवाइड किए थे। 4 ब्लॉक्स में हम लोग एलिमेंट्स को बांटे थे, है ना। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है तो उसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है तो उसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और उसी तरह अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी या एफ ऑर्बिटल में जाता है तो उसको हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कह देते हैं। ठीक है, तो जो एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होंगे उनका अपना एक प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो तुम देखोगे वही लास्ट स्लाइड जो पिछले क्लास में हम लोग लिखे थे वही यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, ताकि चूंकि आज हम लोग चारों ब्लॉक पढ़ेंगे एस पी डी और एफ, तो एक बार हम लोगों का पूरा कंपैरिजन हो जाए, इसीलिए हम लोग जो एस ब्लॉक में लास्ट स्लाइड में लिखे थे उसको हम लोग एक बार फिर से यहां पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स को लेकर। तो याद करो, हम लोग बताए थे कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स बिलोंग टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंटर एस ऑर्बिटल, क्योंकि उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में इंटर करता है, इसीलिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसमें याद करो एक हीलियम जो था वो एक्सेप्शन था, क्योंकि हीलियम को रहना चाहिए था एस ब्लॉक में, पर हम उसको डाल दिए थे किसमें, पी ब्लॉक में। ठीक है, उसी तरह तुम देखोगे द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, एक्सेप्शन उसमें हाइड्रोजन होगा, है ना। तो बहुत सारे तुम देखोगे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को अब ग्रुप 1 से हटाकर है ना बीच में कहीं रख दिया गया है पीरियोडिक टेबल के ऊपर में। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम लोग अल्कली मेटल्स नहीं बोलेंगे क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल होता है, इसीलिए अल्कली मेटल्स में हाइड्रोजन को हम लोग यहां पर हटा देंगे। ठीक है, तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है उनको हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है उनको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स या जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं लास्ट ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ फिलिंग और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, जो लास्ट ऑर्बिटल फिलिंग है वही हम लोगों का रहेगा, है ना, लास्ट ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट नहीं, लास्ट ऑर्बिटल। जैसे अगर डी ब्लॉक में देखोगे तो 4s तो आउटर मोस्ट तो 4s ऑर्बिटल है। ठीक है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी में जाता है ना, तो जो लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जहां फिल हुआ उसको देखा जाता है। अगर स्कैंडियम देखोगे तो 4s2 और 3d1 है, तो 4s में पहले भरा और फिर 3d में गया, तो उसको हम लोग डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहेंगे। हालांकि उसका जो वैलेंस अगर तुम देखोगे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल वो तो 4s है। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है ना ये डिसाइड करता है। ठीक है, तो ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स कह दिए, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये तुम लोग पहले से जानते हो। और हम लोग क्या डिस्कस किए थे, दे आर सॉफ्ट मेटल्स, चूंकि जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, और चूंकि इसमें एक या दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसीलिए न्यूक्लियस से उनका अट्रैक्शन बहुत मजबूत नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए ये जो मेटल्स होते हैं सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। वही तुम जब बी ब्लॉक पढ़ोगे तो उसमें देखोगे जैसे आयरन आएगा, टाइटेनियम आएगा, तो ये सब हार्ड मेटल्स हैं, क्योंकि इनमें जो है मेटालिक बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होता है, जबकि अल्कली मेटल में उतना अच्छा मेटालिक बॉन्डिंग नहीं हो पाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है। ठीक है,
इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। इसीलिए देखो दे आर सॉफ्ट मेटल्स एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। अब देखो दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम लोग बताए थे कि जो अल्कली मेटल्स है, हम लोग पढ़ेंगे भी, जैसे अल्कली मेटल्स में जो आउटर मोस्ट जो हम लोगों का ऑर्बिटल होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, और जो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस आउटर जो सेल जो आउटर ऑर्बिटल्स है उसके इलेक्ट्रॉन्स को वो लोग न्यूक्लियस का प्रभाव उस तक पहुंचने नहीं देता है, क्योंकि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको शील्ड कर देता है, ठीक है। और यही कारण है कि ऐसे है ना इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाता है, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, क्योंकि इनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। थोड़ा सा ही एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तुम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े हो कि जब लाइट टकराता है मेटल से तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो जो तुम अल्कली मेटल्स देखोगे है ना, वो तुम्हारे अच्छे तुमको फोटो है ना इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, या तुम कहोगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मटेरियल्स यूज करना है मेटल, उसके लिए वो अच्छा है, क्योंकि वो आसानी से वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, तुम्हारा रिलीज कर सकता है, ठीक है। अब बताओ रिएक्टिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जाएंगे एस ब्लॉक में, तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी आसान हो जाएगा। यानी जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि रिएक्टिविटी भी बढ़ेगा और साथ ही साथ मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ही देना मेटल का नेचर है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। तो अगर तुम आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इसका मतलब हुआ कि मेटालिक नेचर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, इतना बात एकदम क्लियर है। उसके बाद देखो अल्कली मेटल्स शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हम लोग जानते हैं अल्कली मेटल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए जब भी वो कंपाउंड बनाएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन खो देगा, तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेंगे, इसलिए उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 हो जाता है, ठीक है। वाइल अल्कलाइन अर्थ मेटल शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी हम लोग जानते हैं। अब देखो दे फॉर्म प्रीडोमिनेंटली जो है वो आयनिक कंपाउंड्स। तो हम लोग जानते हैं कि जो सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, ये सब आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। फिर जब तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा ना कोई कंपाउंड 100% आयोनिक होता है, ना कोई कंपाउंड 100% कोवैलेंट होता है। यानी हर एक आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर होता है और हर एक कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर होता है। तो ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। तो जो अल्कली मेटल्स हैं, चूंकि उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होता है, इसीलिए ये लोग आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, पर ऐसा हम लोग नहीं कहेंगे कि ये 100% आयोनिक कंपाउंड है, यानी उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर रहेगा। और पाया गया कि जो फर्स्ट मेंबर होता है, फर्स्ट मेंबर, जैसे अल्कली मेटल का फर्स्ट मेंबर है लिथियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल का फर्स्ट मेंबर है बेरिलियम। तो जो फर्स्ट मेंबर होते हैं उनका साइज छोटा होता है, तो वो लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन अदर मेटल्स की तुलना में नहीं निकाल पाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए उनमें कोवैलेंट नेचर थोड़ा ज्यादा ही होता है। इसीलिए तुम देखोगे यहां पर क्या लिखा गया है कि दे फॉर्म प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट कौन, लिथियम एंड बेरिलियम। यहीं पर केमिकल बॉन्डिंग में एक नियम पढ़ेंगे जिसको फैजांस रूल बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर यह बात क्लियर होगा। अभी ऐसा होता है, क्यों होता है, इसका लॉजिक तो केमिकल बॉन्डिंग बताएगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को बातें जो है वो दिमाग में याद रखना है कि जो अल्कली मेटल्स है चूंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो सकते हैं तो वो लोग आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, पर जो फर्स्ट मेंबर होता है वो जो कंपाउंड्स बनाता है उसमें थोड़ा है ना आयनिक कैरेक्टर तो रहेगा, पर कोवैलेंट कैरेक्टर भी थोड़ा आ जाता है ना। सब में कोवैलेंट कैरेक्टर रहेगा पर इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा ही रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम तुमको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन लूज
अगर कोई करता है तो हम लोग उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो चूंकि अल्कली मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसीलिए अल्कली मेटल्स को हम लोग गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब देखो हम लोगों को पीरियोडिक टेबल में कौन एलिमेंट कहां पर है वो हम जितना लिखेंगे वो तो हमको याद रखना पड़ेगा, है ना। नहीं तो कोई हमसे पूछेगा कि साइज का क्या ऑर्डर है, आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का क्या ऑर्डर है, और हमको अगर एलिमेंट का पोजीशन ही पता नहीं रहेगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अल्कली जो या तुम एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उनका पोजीशन मोस्टली सबको पता रहता है, क्योंकि 9th-10th में तुम लोग पढ़े रहते हो, फिर भी हम यहाँ पर है ना लिख दे रहे हैं। तो देखो इधर अगर हम जाएंगे, इधर जाएंगे तो ग्रुप होगा, और नीचे जाएंगे तो हम लोगों का पीरियड होगा। ठीक है, तो ग्रुप में अगर तुम आओगे तो ये हमारा ग्रुप 1 हो गया, और ये हम लोगों का ग्रुप 2 हो गया। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। और याद करो ग्रुप 1 में जो रहेगा उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वैलेंस सेल का, उसका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा। N जो है वो बताएगा कि किस ऑर्बिट में है, यानी एक्चुअल में वो पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर फर्स्ट पीरियड में देखोगे तो 1s1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर तुम सेकेंड पीरियड में हो तो उसका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS2। ठीक है, लेकिन इसमें जो है हमारा है ना फर्स्ट जो पीरियड है वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि फर्स्ट पीरियड का जो होता है हीलियम उसको हम पी ब्लॉक में रख दिए हैं। जैसे बताओ यहां पर अगर हम कहें कि यहां पर हम लोग फर्स्ट पीरियड में आते हैं, फर्स्ट पीरियड में, तो यहां पर फर्स्ट पीरियड, यहां पर हम लोग सेकेंड पीरियड, यहां थर्ड, यहां फोर्थ, यहां फिफ्थ, और यहां सिक्स, और यहां सेवेंथ, ऐसे ऐसे आते हैं। मान लो पीरियड हो गया ये। तो देखो फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप, यहां पर हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन, हालांकि अब इसको यहां से हटा दिया गया है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसको अल्कली मेटल नहीं मानना है। ठीक है, और हाइड्रोजन के नीचे कौन होता है, लिथियम, ये लिथियम हो गया। तुम लोग जानते हो लिथियम के नीचे कौन होता है, सोडियम होता है Na। उसके नीचे कौन होता है, पोटेशियम होता है। उसके नीचे कौन होता है, रुबिडियम होता है। उसके नीचे कौन होता है, सीजियम होता है। और उसके नीचे कौन होता है, तो फ्रांसियम होता है। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल हो जाता है, एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर हम एटॉमिक नंबर लिखें, एटॉमिक नंबर, तो याद रखने की जरूरत नहीं, इत्मीनान से समझना। एटॉमिक नंबर इसका 1 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 1। अब देखो फर्स्ट पीरियड में तो 2 ही एलिमेंट होता है ना, तो फर्स्ट पीरियड में अगर 2 ही एलिमेंट होगा तो फिर इसका एटॉमिक नंबर हम लोगों का 2 जोड़ दो तो इसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसका। अब बताओ सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, 8। सेकंड पीरियड में होते हैं 8, तो सेकंड पीरियड में 8 अगर अब हम इसमें जोड़ दें तो ये हम लोगों का सोडियम का है ना एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर याद करो थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें फिर हम लोग 8 जोड़ देंगे तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, 19। अब बताओ फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो फोर्थ पीरियड में याद करो डी आ जाता है, तो फोर्थ में आता है 18 एलिमेंट्स। तो अगर तुम इसमें 18 एलिमेंट्स जोड़ दो, 18 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 37, तो इसका एटॉमिक नंबर 37 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बताओ फिफ्थ पीरियड में भी फिर से 18 एलिमेंट्स रहता है, तो फिर इसमें 18 जोड़ोगे तो ये तुम्हारा 55 हो जाएगा। ठीक है, और सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि सिक्स पीरियड में 4f भी बढ़ता है, तो 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। फिर 5d में हो जाता है तुम्हारा 10 इलेक्ट्रॉन्स, फिर p में 6 और s में 2, तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और इसीलिए यहां पर 32 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 87। तो ये हम लोगों का ठीक है एलिमेंट्स हो गया ग्रुप 1 का। ये हमको याद रखना पड़ेगा, तुम लोगों को, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। अब देखो अगर हम यही चीज यहां पर, ठीक है, अब यही चीज अगर हम यहाँ पे ग्रुप 2 के लिए लिखें तो याद करो यहां पर हीलियम होना चाहिए था, क्योंकि उसका 1s2 होता है, पर हीलियम का प्रॉपर्टीज तो इनर्ट गैस है ना के अदर मेंबर्स के जैसा था, तो उसको ग्रुप 18 में रख दिया गया है, इसीलिए यहां पर ये पोजीशन खाली हो गया। ठीक है, और अब हम सेकेंड पीरियड से स्टार्ट करेंगे, तो अगर लिथियम है तो इसके इधर होता है, याद करो बेरिलियम, तो देखो इसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखोगे सोडियम है तो इधर मैग्नीशियम हो जाता है, ठीक है, और 8, फिर यहाँ पे बढ़ गया 11 से 12 हो गया। फिर बेरिलियम मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम आ जाता है और इसमें 18 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम हो जाएगा 20, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, कैल्शियम हो जाएगा 20। उसके बाद बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम के बाद क्या होता है, स्ट्रोंशियम, तो स्ट्रोंशियम हो जाएगा SR और 18 जोड़ेंगे तो 38। स्ट्रोंशियम के बाद क्या हो जाता है, बेरियम, ठीक है, यहां पर बेरियम, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं नहीं तो पैरेलल हो जाता है। 6 में यहां पर रुबिडियम के बाद क्या था, सीजियम, और यहां पर 7 में था फ्रांसियम, ठीक है। यहां हम लोग कितना जोड़े थे, 32, 37 था, तो यहाँ पर 37 में फिर 18 जोड़े थे तो ये 55 हो गया और यहाँ पर 87 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के नीचे कौन आ जाएगा, बेरियम, कौन आ जाएगा यहाँ पर, बेरियम, ठीक है, और बेरियम में 56, और याद करो उसके बाद रेडियम 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 88, ठीक है। पांचवा को जो है इसके पैरेलल लिख देते हैं, यहां पर रुबिडियम था 37। तो ये देखो ये हम लोगों का ग्रुप 1 एलिमेंट्स हो गया, ये हम लोगों का ग्रुप 2 एलिमेंट्स हो गया, ठीक है, यहां पर हम लोग, तो ये हम लोगों का S ब्लॉक एलिमेंट्स था। होपफुली ये तुम लोगों में से सब लोगों को याद है ना, तुम बताओ तो जिस जिसको याद है थोड़ा यस टाइप करो, सब लोगों को जिसको याद है कम से कम एस ब्लॉक तो याद रहना ही चाहिए, है ना, यस ब्लॉक याद रहना चाहिए, है ना, तो ये तुम बहुत लोगों को याद है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हम लोगों के लिए एस ब्लॉक का हो गया, ठीक है, तो इसका एक पिक ले लेते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है, और तुम जानते हो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो एस के ठीक बाद नहीं होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, एस के बाद डी ब्लॉक आता है, ठीक है, और पी ब्लॉक जो है वो डी के बाद आता है, इसलिए पी ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर होता है वो 13 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 13 से स्टार्ट होकर 18 तक जाता है, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो, है ना, पी ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है, इसीलिए उनको पी ब्लॉक हम लोग बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर हम लोग सेकेंड स्टार्ट करें, अगर हम लोग सेकेंड हम लोगों का हो जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स किस ग्रुप में लाई करेगा, तो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 जो पीरियोडिक टेबल के, है ना, राइट साइड में होगा, ठीक है। तो हम लोगों का यहां पर ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे दे कंप्राइज, पी ब्लॉक एलिमेंट्स दे कंप्राइज बने होते हैं, ठीक है, ग्रुप ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स विथ जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, विथ जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NS2 NP1 से स्टार्ट होगा, NS2 NP1 से स्टार्ट होगा और कहा जाएगा टू NS2 और NP6। जैसे याद करो बोरॉन, तो बोरॉन में स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, 1s2 2s2 और 2p1, और यहां से बोरॉन के बाद फिर कार्बन आएगा तो 2p2, फिर नाइट्रोजन 2p3, फिर ऑक्सीजन 2p4, फिर फ्लोरीन 2p5 और लास्ट में आएगा हम लोगों का नियोन 2p6। तो p1 से बढ़ते जाएगा और कहां तक जाएगा, p6 तक जाएगा, ठीक है। अब इनको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 को
पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में जाता है? पी ऑर्बिटल में जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड p block, they are called p block elements because p orbital is progressively filled, क्योंकि धीरे धीरे कौन भर रहा होता है हम लोगों का, है ना, p ऑर्बिटल जो है वो हम लोगों का भर रहा होगा यहाँ पर, है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में जा रहा है, प्रोग्रेसिवली फिल्ड। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग उसी तरह यहां पर अगर हम लोग ग्रुप लिखे, ग्रुप, और यहां पर अगर हम लोग पीरियड ऐसे लिखे, ग्रुप और पीरियड, यहां पर ग्रुप और पीरियड अगर हम लोग यहां पर लिखे, ठीक है, तो यहां पर याद करो हम लोगों का स्टार्ट होगा ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग को यहां पे ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18, यहां तक आ गया? हाँ, दिखाई दे रहा है? चलो बहुत बढ़िया, यहां तक। अब देखो हम लोग ग्रुप हो गया 13, 14, 15, 16, 17, 18, और पीरियड क्या होता है? पीरियड 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग यहां पर 1 लिखते हैं, फिर यहां पर 2 लिखते हैं, फिर यहां पर हम लोग 3 लिखते हैं, फिर यहां पर 4 लिखते हैं, ठीक है, फिर यहां पर 5 लिखते हैं, फिर यहां पर 6 लिखते हैं, और फिर यहां पर 7 लिखते हैं, पीरियड। अब याद करो हम लोगों का जो हीलियम था वो था 1s2, लेकिन चूंकि हीलियम का जो प्रॉपर्टीज है वो नोबेल गैस से मैच कर रहा है, इनर्ट गैस से मैच कर रहा है, इसीलिए हम लोग उसको 1s2 को हम लोगों को s ब्लॉक में ना रखकर कहां रख रहे हैं हम लोग उसको? p ब्लॉक में। ठीक है, तो देखो यहां पर हम लोगों का स्टार्ट होगा हीलियम 1 में, हीलियम, और याद करो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनर्ट गैस को लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हीलियम हो गया। सेकेंड पीरियड में आओगे तो यहां पर नियोन हो जाएगा, और 8 जोड़ोगे, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में आओगे तो यहां पर आर्गन हो जाएगा, फिर 8 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा आर्गन। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरफ लिखते हैं, हीलियम है यहां पर 2, सेकेंड पीरियड हो गया नियोन, ठीक है, नियोन 10 हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे तो नियोन 10। उसके बाद इधर अगर हम लोग आ गए तो आर्गन 18। उसी तरह अगर हम लोग यहां पर आएंगे तो फिर 18 जोड़ेंगे, क्योंकि फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स रहता है, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, उसके बाद यहां पर फिर 18 जोड़ेंगे तो जेनन हो जाएगा 54। ठीक है, और उसके बाद अगर फिर यहां पर हम लोग 32 जोड़ेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है, रेडॉन, रेडॉन हो जाएगा हम लोगों का कितना? 86। अब उसके बाद बताओ लास्ट में हम लोगों को क्या ऐड करना पड़ेगा? लास्ट में हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा 32। ठीक है, 32। तो यहां पर मान लो कोई एलिमेंट है जेड, जिसका हम लोगों का एटॉमिक नंबर 32 हो जाएगा, तो 118 आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना तक तो याद रहेगा तुमको। उसके बाद याद करो हैलोजन फैमिली, इसको हम लोग नोबेल गैस फैमिली बोलेंगे। हैलोजन फैमिली में याद होगा तो यहां से स्टार्ट होगा फ्लोरीन से, फ्लोरीन नहीं, यहां पर नहीं होगा, ग्रुप सेकंड पीरियड से स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड पीरियड से। तो यहां पर देखो, यहां पर हो जाएगा फ्लोरीन, फिर इसके नीचे आएगा क्लोरीन, फिर यहां पर आएगा ब्रोमीन, यहां पर आएगा आयोडीन, और यहां पर होगा एस्टेटाइन 80, रेडियो एक्टिव है, फिर यहां जेड 117 आ जाएगा। ठीक है, ये फिर यहां पर 118 है तो उसके एक पहले जेड 117 आ जाएगा। तो हम लोगों को यहां 7th पीरियड तक नहीं फोकस करना है, इसमें हम लोगों को 6th पीरियड तक का फोकस करना है, क्योंकि यहां 7th पीरियड कंप्लीट नहीं है। ठीक है,
तो तुम यहां पर देखोगे, और एटॉमिक नंबर अब यहां नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अगर ये 10 है तो एक कम होगा, तो यहां याद करो ये 9 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17, ये 35 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहां तक लिख रहे हैं। उसके बाद याद करो, इसको हम लोग नोबेल गैस फैमिली बोलेंगे, जीरो ग्रुप होता है। इसको हम लोग हैलोजन फैमिली बोलते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को। उसके बाद इसके ठीक पहले आ जाएगा ऑक्सीजन फैमिली। तो तुम देखोगे यहां पर अगर फ्लोरीन है तो यहां पर आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन हो जाता है, फिर इसके नीचे कौन हो जाता है, सल्फर हो जाता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फिर यहां सिलीनियम हो जाता है, फिर यहां पर क्या हो जाता है, टेल्यूरियम हो जाता है। ठीक है, और फिर यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर पोलोनियम हो जाता है, पीओ। और फिर उसी तरह से जेड यहां पर 116 हो जाएगा, वहां तक अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो ये ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 15 में देखोगे तो यहां नाइट्रोजन हो जाएगा, यहां फास्फोरस हो जाएगा, यहां आर्सेनिक हो जाता है एस, यहां एसबी है ना, एंटीमनी हो जाता है, और फिर यहां पर बिस्मत हो जाता है बीआई। ठीक है, उसके बाद जब इधर आओगे तो यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर था नाइट्रोजन के पहले यहां पर कार्बन हो जाएगा, यहां कार्बन के बाद सिलिकन हो जाता है। ठीक है, कार्बन, उसके बाद सिलिकन, सिलिकन के बाद जर्मेनियम हो जाता है, फिर तुम देखोगे तो एसएन हो जाएगा टीन, और उसके बाद यहां पर पीबी हो जाता है। ठीक है, और यहां पर अगर आओगे तो इसमें हम लोगों का बोरॉन हो जाता है, बोरॉन के ठीक नीचे एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम के ठीक नीचे गैलियम हो जाएगा, गैलियम के ठीक नीचे इंडियम हो जाता है, और इंडियम के ठीक नीचे हम लोगों का थैलियम हो जाएगा। तो ये हम लोगों का पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, ये हम लोगों का क्या हो गया, पी ब्लॉक, ये हम लोगों का पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाता है। ठीक है, जिसमें ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली बोलेंगे, ग्रुप 14 को हम लोग कार्बन फैमिली बोलते हैं, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 ऑक्सीजन, ग्रुप 17 हैलोजन। ठीक है, तो हम लोगों को कम से कम ये पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग डिस्कस किए थे कि एस ब्लॉक हो या डी ब्लॉक हो या एफ ब्लॉक हो, उसमें सब मेटल्स होता है, लेकिन पी ब्लॉक जो है वो हमारा मेटल्स भी रहेगा, नॉन मेटल्स भी रहता है, और मेटलवाइड्स भी रहता है। ठीक है, तो पी ब्लॉक में तीनों तरीके का हम लोगों का एलिमेंट्स रहेगा। ठीक है, जो ग्रुप 18 होगा उनमें पूरा जो कंप्लीट सेल होता है। ठीक है, इसके कारण उनमें रिएक्टिविटी बहुत ही कम होगा, लेकिन उसके ठीक पहले अगर आओगे हैलोजन फैमिली में तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रहेगा। ठीक है, तो इनका रिएक्टिविटी ज्यादा रहता है, तो इस फैमिली में सबसे ज्यादा रिएक्टिव तुम्हारे हैलोजन फैमिली का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तुम लोगों को पी ब्लॉक में ये याद रखना चाहिए, है ना। तो पी ब्लॉक ये हम लोगों का ये हो जाता है। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, और यहां फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेल्यूरियम, टेल्यूरियम पोलोनियम, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक है ना, एंटीमनी, बिस्मथ, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम, एसएन, पीबी टीन, लेड, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया, दे कंप्राइज ग्रुप 13 टू 18 एलिमेंट्स विद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 क्या होगा, np1। तो यहां पर देखोगे तो ये हमारा np1 होगा, ये np2 होगा, ये np3 होगा, ये np4 होगा, ये np5 होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो लास्ट में देखोगे वो np6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग यहां से हटाएं तो तुम समझना कि सब में ns2 तो रहेगा ही। ठीक है, तो यहां पर np1 हो जाएगा, ये np2 हो गया, ये np3 हो जाएगा, ये np4 हो जाएगा, ये np5 हो जाएगा, और ये np6 हो जाएगा, और सब में हम लोगों का ns2 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ns2 np1 ns2 np2 ns2 np3 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करेगा। ठीक है, तो देखो ग्रुप 13 को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप 13, ग्रुप 13 एलिमेंट्स, जो पहला मेंबर है उसी के आधार पे, तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर कॉल्ड, क्या बोलोगे, ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली।
ठीक है। 14 एज कार्बन फैमिली, ठीक है, 14 एज कार्बन फैमिली, ठीक है। उसके बाद देखोगे 15 को हम लोग 15 एज नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, और इसी को हम लोग निकोजेंस भी बोलते हैं, निकोजेंस। उसी तरह 16 जो है 16 एज ऑक्सीजन फैमिली, 16 को ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, और इसको हम लोग है ना चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, चाल्कोजेंस। ये सब हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, ठीक है। और 17 तो तुम जानते हो, 17 एज हेलोजेंस, इसको हम लोग हेलोजेंस बोलते हैं, ठीक है। एंड 18 एज नोबेल गैसेस, एंड 18 जो है एज नोबेल गैसेस। तो ये सब फैमिली का, ठीक है, फर्स्ट मेंबर के आधार पर इसका हम लोगों को नाम दिया गया है, ठीक है। ग्रुप 13 को बोल दिए कार्बन फैमिली, ग्रुप 14 को हम लोग क्या बोल दिए, है ना, ग्रुप 13 को हो गया बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 हो गया कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 हो गया नाइट्रोजन फैमिली, इस तरह से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो है हम लोगों का वो यहां पर है कि जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग नोबेल गैस बोल रहे हैं, उनमें आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होता है, तुम लोग जानते हो, वो हो जाएगा NS2 और NP6, सिवाय हीलियम के। छोड़, अगर तुम हीलियम को देखोगे तो सिर्फ NS2 होगा, बाकी सबका कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP6 है। तो इनका आउटर मोस्ट सेल क्या है, कंप्लीट है, इसलिए ये लोग है ना रिएक्टिविटी शो नहीं करता है। लेकिन आगे पढ़ेंगे कि उसी में जो जेनन है, यहाँ पे जेनन ये कंपाउंड्स बनाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इनर्ट गैस कंपाउंड नहीं बनाता है, कुछ इनर्ट गैस कंपाउंड बनाते हैं, और उसमें जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली कंपाउंड बनाता है वो जेनन है ना। लेकिन अभी बोलने के लिए हम लोग कह देते हैं कि भाई मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लोग कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनका आउटर सेल जो है वो क्या रहता है हम लोगों का, कंप्लीट रहता है, ठीक है। लेकिन जेनन जो है वो कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। तो ग्रुप 18 के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ऑल द ऑर्बिटल्स, ऑल द ऑर्बिटल्स, है ना, इन द वैलेंस सेल, इन द वैलेंस शेल of noble gases are, of noble gases are completely, are completely filled। क्या है ये, सभी जो है वो completely filled है, and 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 they are, ठीक है, completely filled है। तो इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होता है, ठीक है। एंड देयरफॉर, ठीक है, एंड देयरफॉर, एंड देयरफॉर, ठीक है, they cannot, they cannot lose or gain electrons। इसीलिए ना ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और ना ही दे सकते हैं, है ना। दे आर केमिकली, दे आर केमिकली, केमिकली लीस्ट रिएक्टिव, ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, है ना। लेकिन याद रखना कि जेनन का कुछ कंपाउंड तुमको दिखाई देगा, जैसे XeF2 बनता है, XeF4 बनता है ना, XeO3 बनता है। तो जेनन कुछ कंपाउंड्स बनाता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ, ठीक है। तो अगर कहेगा कि कौन से इनर्ट गैस का कंपाउंड हम लोग ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, तो कौन सा है, जेनन। लेकिन बाकी सब का देखोगे, है ना, तो उसमें कंपाउंड्स जो रिएक्शन करने का जो क्षमता है या टेंडेंसी है बहुत ही कम है, क्योंकि उनका आउटर सेल क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है।
अच्छा अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो बोलते हो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब तो अभी हम लोग को पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो एनर्जी देना पड़ता है। तो अगर तुम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन दोगे तो जनरली होता है कि उससे एनर्जी निकलता है, और जो एनर्जी निकलता है उसी को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। तो नॉर्मली जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में डालते हैं तो वहां से एनर्जी निकलता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने का ज्यादा टेंडेंसी होगा वो ज्यादा एनर्जी निकालेगा। ठीक है, तो क्या लगता है तुमको, जो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन क्लोरीन, उनके आउटर मोस्ट में याद करो 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो उनमें एक इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा है। यानी हैलोजन जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी क्या होगा, निकालेगा, है ना। तो उसको हम कहते हैं कि हैलोजेंस का जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो ज्यादा एनर्जी निकालते हैं। तो बोलने का सेंस हुआ कि उनमें इलेक्ट्रॉन लेने का जो क्षमता है वो हम लोगों का ज्यादा है। प्रॉपर्टीज कैसा होता होगा वो तो अभी हम लोग को पढ़ना है ना, अभी तो खाली इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है आशीष, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं। जब तुम 12th में आओगे तो तुमको पूरा पी ब्लॉक पढ़ना है, तो एक एक करके सारा ग्रुप्स पढ़ेंगे, तो वहां पर हर एक ग्रुप का स्टडी करेंगे। अभी क्या है ना कि अभी पीरियोडिक टेबल में एक कॉमन चीज हम लोग को पढ़ना है ना। अब इसमें डेप्थ में जाएंगे तो पूरा पी ब्लॉक और पूरा डी ब्लॉक हम लोगों को पढ़ना है 12th में, है ना। तो इसलिए अभी प्रॉपर्टीज में उतना नहीं जाना है। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग क्या बात बोलेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 and the elements of group 16 and group 17 have high निगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकलेगा, हैव हाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन, हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज। ठीक है, एंड readily gain one or two electrons to attain noble gas कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब ये सब तो हम लोगों को आगे पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो फ्लोरीन, अरे बाबू अभी क्लियर जो है वो करेंगे, है ना दिव्यांशु। देखो हम क्या बता रहे हैं कि मान लो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के फर्स्ट ऑर्बिट में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके सेकंड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, अभी उस सब पे आए नहीं है ना। अभी यही तो हम तुमको बोलते हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस रखो। हम लोगों को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आयोनाइजेशन एनर्जी पूरा ट्रेंड पढ़ना है, तो जब पूरा पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। अभी खाली इतना समझना है कि देखो फ्लोरीन के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन में स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगा। सब लोग जानते हो अपने निकट का इनर्ट गैस अचीव करना चाहता है, तो फ्लोरीन चाहता है कि कोई हमको 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी दे दे। तो जब तुम 1 इलेक्ट्रॉन यहां लोगे, 1 इलेक्ट्रॉन लोगे, तो याद करो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो जो फ्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, फ्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा कि तुम मेरे पास आओ। ठीक है, तो अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है।
और बताओ जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है वो कहेगा इसको कि तुम दूर भागो, तुम मत आओ। तो यहां दोनों बात है, न्यूक्लियस बुला रहा है और अंदर वाला इलेक्ट्रॉन्स उसको दूर भगा रहा है। लेकिन हैलोजन फैमिली में ये अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, और अट्रैक्शन से याद करो एनर्जी रिलीज होता है, और रिपल्सन से एनर्जी बढ़ता है। तो जब कोई भी न्यूट्रल एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन डालोगे और अगर वो न्यूट्रल एटम वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करेगा। और एनर्जी अगर कोई निकालता है तो हम लोग पढ़ेंगे कि उसके लिए इंथैल्पी निगेटिव बोला जाता है। तो निगेटिव बोलने का मतलब है कि वो एनर्जी निकाल रहा है, और पॉजिटिव बोलने का मतलब होता है वो एनर्जी ले रहा है। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि जो हैलोजन फैमिली होता है उसमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है एक इलेक्ट्रॉन लेने का, ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। तो बताओ अगर तुम इलेक्ट्रॉन को ले रहे हो, और तो ले रहा है यानी अट्रैक्शन ज्यादा होना चाह रहा है, ठीक है। अगर मान लो न्यूक्लियस जो है वो कम अट्रैक्ट करता और अंदर वाला इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करता तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहता। लेकिन हैलोजन में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है और रिपल्सन कम हो जाता है। और यही कारण है कि जब न्यूट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है यहां पर हैलोजन, तो वो एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो उसी को कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यहां निगेटिव है। निगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब एक बात को सोचो जो हम तुमको बताना चाह रहे हैं, बताओ तो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? यस या नो टाइप करो तुम लोग। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा बताओ? तुमको उसको जबरदस्ती देना पड़ेगा, तुमको उसको जबरदस्ती देना पड़ेगा। यानी जो इनर्ट गैस होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव बोलने का मतलब उसको एनर्जी चाहिए। हाँ, इसीलिए हम तुमको बता रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस रखोगे। ये सब बात अभी तो ये होता है ये पढ़ रहे हैं, क्यों होता है क्या होता है जब चैप्टर खत्म होगा। याद करो जब तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो स्पिन आया था, तो हम सीधा शुरुआत में लिख के चले गए कि स्पिन प्लस हाफ होता है माइनस हाफ होता है। बाद में हम तुमको पूरा समझाए कि स्पिन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है ना। तो धीरे धीरे चीजें क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो हम तुमसे क्यों पैसा ले रहे हैं, क्लियर करने के लिए पैसा ले रहे हैं ना। सब कुछ क्लियर होगा, घबराना नहीं है। अभी ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम दोगे तब सब कुछ क्लियर होगा। अभी अभी तुमको इतना बात समझ में आना चाहिए कि जब हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमको एनर्जी देना पड़ता है। इस बात को समझ में आ रहा है? जब हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो एनर्जी देना पड़ता है। लेकिन जब हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो एनर्जी हो सकता है निकले भी, या तो हो सकता है एनर्जी देना भी पड़ सकता है। तो अगर एनर्जी निकलता है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव है। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा तो उसको हमको जबरदस्ती देना पड़ेगा, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम तुमसे बोलना चाह रहे हैं कि जो ग्रुप 17 होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन लेने का इच्छा है, जो ग्रुप 16 है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेने का इच्छा है। तो नॉर्मली जो ग्रुप 17 या ग्रुप 16 है वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। अब कौन ज्यादा करता है कौन कम करता है ये सब हम लोग पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इतना ही बात अभी समझना है। ये सब हम बाद में बताएंगे कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम फ्लोरीन में ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो ये कम एनर्जी निकालता है, पर जब हम क्लोरीन में ऐड करते हैं तो वो ज्यादा निकाल देता है। अब ये क्यों होता है ये सब अलग बात है। जब ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो बुलाएगा ऑक्सीजन पहला इलेक्ट्रॉन को, पर जैसे ही ऑक्सीजन पहला इलेक्ट्रॉन को बुला लेगा उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो जब ऑक्सीजन दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो वो उसको रिपेल करने की कोशिश करता है क्योंकि पहले से उस पर चार्ज आ जाता है। मतलब ऑक्सीजन पहला इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी निकालेगा,
पर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है तब उसको थोड़ा एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब बात बहुत डिटेल में अभी हम लोग समझेंगे, है ना। अभी फिलहाल के लिए हम क्या लिखे यहां पर, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एंड 17 हैव हाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेगा और एनर्जी निकालेगा, एंड रेडली गेन 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये हम लोगों का भी है, हाउ कैसे हुआ ये सब बात की बात है, समझ गए। देखो एक छोटा सा बात पढ़ाते हैं, एक छोटा सा बात तुमको बताते हैं, तो तुमको थोड़ा सा साइंस को समझने में आसानी होगा। देखो अगर हम तुमसे बोले x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, तो तुम कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा क्या, अलजेब्रा। ठीक है, और अगर हम तुमसे पूछें, अगर हम तुमसे पूछें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, तो तुम कहोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे लिखोगे। अब फिर जिस आदमी को ट्रिग्नोमेट्री आता है वो इसको लिख देगा 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब एक बात हमको बताओ, पहले थोड़ा सा मेरा बात समझने का प्रयास करना। ठीक है, एक स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास दो स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट अलजेब्रा पढ़ना शुरू किया, पहले अलजेब्रा, और एक स्टूडेंट पढ़ना शुरू किया पहले क्या, ट्रिग्नोमेट्री। अब मेरे को एक बात बताओ, जो लड़का सबसे पहले अलजेब्रा पढ़ना शुरू किया उसको ये पता है कि ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन उस लड़के को ट्रिग्नोमेट्री का कोई आइडिया नहीं है क्योंकि वो अभी स्टार्ट किया है अलजेब्रा पढ़ना। ठीक है, तो उसको ये पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये होता है। अब वो लड़का को जब ये बोलोगे ना कि ये होता है, तो ये यहां तक कर देगा, यहां तक कर देगा, लेकिन फिर ये जो है ये नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको ये सब पता नहीं है कि साइन स्क्वायर एक्स क्या है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दोनों का सम 1 होता है। तो कहने का सेंस, जो लड़का पहले क्या स्टार्ट किया था, पहले अलजेब्रा स्टार्ट किया, उसको अगर ये सवाल दोगे तो वो नहीं बना पाएगा क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि ये 1 होता है, क्योंकि उसको पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अलजेब्रा वाला स्टूडेंट यहां पे आके फंस जाएगा। अब देखो जो बंदा ट्रिग्नोमेट्री पहले स्टार्ट किया, तो जो बंदा पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया उसको जब ये दोगे तो उसको ये पता है कि साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स क्या होता है, पर वो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं जानता है क्योंकि उसको अभी अलजेब्रा नहीं पढ़ा है। तो मेरे कहने का सेंस क्या हुआ कि जो लड़का पहले अलजेब्रा पढ़ेगा उसको भी एक क्वेश्चन दिक्कत करेगा, जो पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेगा उसको भी एक क्वेश्चन दिक्कत करेगा। ये क्वेश्चन उसको समझ में तब आएगा, कब आएगा उसको समझ में, बताओ तो, टाइप करो, टाइप करो जो हम बात बोलना चाह रहे हैं, टाइप करो। ये क्वेश्चन उसको कब बढ़िया से समझ में आएगा, एक एक चीज बताओ। हाँ, बस बस बस, तो यही तुम लोग यहीं पे तुम लोग नहीं समझ पाते हो जो मेरा बात हम बोलते हैं। हाँ, तो जब तक तुम दोनों नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। अब हम पढ़ा रहे हैं पहला चीज, अब तुम पूछ देते हो दूसरा चीज, तो अब हमको समझ, हम कहते हैं इसलिए कि थोड़ा धैर्य रखो, जब दोनों चीज पढ़ लोगे
तब समझ में आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ना पड़ेगा बाबू, या तो पहले अलजेब्रा पढ़ोगे या तो पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो कोई होगा। तो हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि जो बात हम पढ़े उसको हम आज ही समझ लेंगे। हाँ, तो ये जो लोग सोचता है ना कि जो हम आज पढ़े वो हमको पूरा समझ में आ जाए, वो स्टूडेंट होता है जो अभी 10th से बाहर नहीं निकला है, वो अभी 10th में ही है, तो उसको समझ में आ रहा है कि जो हम पढ़े उसको हम आज समझ में आएंगे। 11th जब पढ़ोगे तो हो सकता है कोई चीज जब दूसरा चैप्टर पढ़ लो तब पूरा क्लियर हो। यही बात हम तुमको समझाना चाह रहे हैं। तो देखो, अच्छा टीचर क्या होगा पता है? अच्छा टीचर ये सवाल ही नहीं देगा। अच्छा टीचर ये सवाल ही नहीं देगा। उसको लगेगा कि काहे ही सवाल दे, इसमें तो बच्चा फंस जाएगा, तो ये सवाल ही नहीं देगा। ठीक है, तो हम अच्छा टीचर नहीं है, हम ऐसा सवाल देते हैं ताकि तुमको ध्यान रहे कि ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। बात को समझ में आया? तो 11th में कभी मत समझो कि आज जो पढ़ोगे वो आज ही समझ में आ जाएगा। तो अगर ऐसा सोच रहे हो तो कोई तुमको बहुत गलत ढंग से पढ़ा रहा है। बहुत सारा चीज कुछ टाइम के बाद क्लियर होगा, ये बात को दिमाग में रखो, है ना? इसीलिए जब हम थोड़ा सा बोले कि धैर्य रखो, पेशेंस रखो, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। सब बात दिक्कत हो जाएगा नहीं तो ऐसे समझेंगे तो। ठीक है, चलो, तो ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स पी ब्लॉक के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट्स लिख लिए थे ग्रुप 17 के बारे में। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि याद करो, डाउन द ग्रुप आने से मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तुम आसानी से खो सकते हो। तो जब तुम डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जब तुम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज छोटा होता जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, लेकिन डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये समझ में आया कि नहीं बात? यस टाइप करो, समझ में आया कि डाउन द ग्रुप जाते हो तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, और एक क्रॉस द पीरियड जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखो, द नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होगा, द नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होगा बाबू, द नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, इंक्रीजेस, द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस मूविंग फ्रॉम, इंक्रीजेस मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इन अ पीरियड, इन अ पीरियड। ठीक है, एंड मेटालिक कैरेक्टर, एंड मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डाउन द ग्रुप जाने से बढ़ेगा, एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस इन गोइंग डाउन द ग्रुप, इन गोइंग डाउन द ग्रुप, इन गोइंग डाउन द ग्रुप। तो देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम ग्रुप 14 में देखो, ग्रुप 14 में देखो, इसमें देखो। तो देखो, कार्बन को तुम ध्यान से देखो, नॉन मेटल बोलते हो, कार्बन को नॉन मेटल बोलते हो, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम को तुम देखोगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा ना। यहां नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखो, कार्बन नॉन मेटल हुआ, अब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं थोड़ा सा मेटालिक कैरेक्टर आते जा रहा है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटल वाइट्स बोल देते हैं, और टीन और लेड को हम लोग मेटल्स की तरह ट्रीट करते हैं, जिसमें पीबी में देखोगे तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। ठीक है, हाँ, तो यही बता रहा है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और जबकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है, यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसीलिए इधर जाओगे
इधर जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और याद करोगे तो तुम पढ़े होगे कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स बेस बनाते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम तुमसे पूछें कि मेरे पास कार्बन का ऑक्साइड है CO2 और हम बोले नाइट्रोजन का ऑक्साइड है N2O5, बताओ कौन ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड है, कौन ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड है, बताओ तो कौन ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड है? N2O5, हाँ, क्योंकि उसमें नॉन मेटालिक नेचर ज्यादा है। ठीक है, तो यही सब हम लोग को आगे पढ़ना है, यही सब हम लोग अभी पढ़ेंगे, पर अभी तो ग्रुप देख रहे हैं कि हम लोगों का मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो एक क्रॉस द पीरियड बढ़ता है। ठीक है, अब देखो यहां पर, ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है दे कंसिस्ट ऑफ मेटल्स भी हैं उसमें, दे कंसिस्ट ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, एंड मेटलॉइड्स। तो इसमें दोनों है ना, मेटलॉइड्स। उसी तरह हम लोग यहां पर कहेंगे कि कुछ उसमें से है, सम ऑफ देम शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कुछ इसमें से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जानते हो फ्लोरीन का तो फिक्स होता है -1 फ्लोरीन का, लेकिन क्लोरीन का फिक्स नहीं है, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सम ऑफ देम शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कुछ का इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है। ठीक है, अब बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, बताओ? ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग? हाँ, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। ठीक है, तो दे कंसिस्ट ऑफ मोस्टली, दे कंसिस्ट ऑफ मोस्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां पे ध्यान से देखो तो एक चीज तुमको यहां पर बताते हैं, ध्यान से देखना। ग्रुप 14 को ध्यान से देखो, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, बताओ कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 3 4, कितना बॉन्ड बनाता है कार्बन? कितना बॉन्ड बनाता है कार्बन? 4, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो एक चीज समझना, एक चीज समझना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर ध्यान से समझना। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, अब एक बात बताओ, आउटर मोस्ट सेल कौन है कार्बन का? आउटर मोस्ट सेल ये है 2s2 और 2p2। ठीक है, तो 1s कभी भी बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा, क्योंकि तुम पढ़े हो ना कि जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं वही बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, देखो अब चूंकि तुमको ऑर्बिटल का आइडिया हो गया है, तो एक बात याद रखना भी, एक बात याद रखना कि बॉन्ड तभी बनता है जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है। ठीक है, अभी बात को समझना है, फिर हम बोले हैं कि जब तक हम केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ाएंगे पूरा, तब तक पीरियोडिक टेबल पूरा खत्म नहीं है, इस बात को समझना है। समझे, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से तो हमको स्टार्ट करना था, तो हम पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट किए। समझ गए बात?
तो अब एक बात को याद रखना कि जितने मेरे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे, जितने मेरे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे उतना ही बॉन्ड बनता है। बताओ हाइड्रोजन में कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है? बताओ हाइड्रोजन में कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है? बताओ। एक। इसीलिए हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है। नाइट्रोजन में बताओ, नाइट्रोजन में 7, तो 1s2, 2s2 और 2p3। देखो 2s में फुल फील्ड है और 2p में 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p3, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड। बहुत बढ़िया। तो एक बात को समझो, एक थ्योरी है जिसको वीबीटी बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो कहता है कि जितना हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है उतना ही बॉन्ड बनता है। तो अब एक बात बताओ, कार्बन में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो अंदर में है, और 2s में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और 2p में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2s है, 2p है। बताओ कार्बन के पास, कार्बन के पास बताओ, कार्बन के, हाँ अब यही बात हम समझ रहे हैं। बताओ कार्बन के फैमिली में कौन है? कार्बन के फैमिली में कौन है? पीबी है। नाम सुने हो कि नहीं? PbCl2 और PbCl4 सुने हो कि नहीं? PbCl2, PbCl4। हाँ, तो एक बात को समझो, SnCl2 और SnCl4 नाम तो सुने होगे ना? SnCl2 और SnCl4 नाम सुने होगे। तो देखो तुमको कुछ समझ में आ रहा है? तुम मेरा बात कुछ समझने का प्रयास कर रहे हो कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, हमको कार्बन अगर छोड़ दिया जाए यहां पर, तो SnCl2 भी बन रहा है, PbCl2 भी बन रहा है, यानी Pb 2 बॉन्ड बना रहा है, सिलिकॉन ये 3 2 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कार्बन 2 बॉन्ड नहीं बना रहा है। कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो अब तुम हमको एक बात बताओ, अब तुम हमको एक बात बताओ, कार्बन क्यों 4 बॉन्ड बना रहा होगा? कार्बन क्यों 4 बॉन्ड कार्बन क्यों बनाएगा? यहां पे ध्यान से समझो, कार्बन यहां 4 बॉन्ड क्यों बना रहा है? क्योंकि कार्बन को लग रहा है, कार्बन को लग रहा है कि अगर हम ये अपना इलेक्ट्रॉन को यहां प्रमोट कर दें, यहां से यहां भेज दें कार्बन, तो कार्बन में याद करो क्या हो जाएगा? 1s2, ये तो वैसे ही रहेगा, और 2s में 1 रहेगा, और 2p में ध्यान से देखो 2p में 3 आ जाएगा। तो बताओ ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। और ये कार्बन का क्या हो गया? एक्साइटेड स्टेट। और याद करो चूंकि 2s और 2p उसी ऑर्बिट में है, तो यहां कम थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो ये यहां चला जाएगा। तो कहने का सेंस, हाँ, तो हम ये बताना चाहते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड कब बनाता है? ग्राउंड स्टेट में कि एक्साइटेड स्टेट में? बताओ, ग्राउंड स्टेट में कि एक्साइटेड स्टेट में? हाँ बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, कार्बन को 2s ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है, 2s ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है, और 2p ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होता है। तो 2s से हम 2p में भेज रहे हैं, तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है। और याद करो, याद करो, जब कोई बॉन्ड बनेगा ना, जब कोई बॉन्ड बनेगा तो उससे एनर्जी निकलता है, और जब हम बॉन्ड तोड़ते हैं तो एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है। तो जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो एनर्जी देंगे, और बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगा। तो एक बात बताओ, अगर कार्बन ये प्रमोट नहीं करता, कार्बन ये प्रमोट नहीं करता तो कितना बॉन्ड बनाता? कार्बन अगर ये प्रमोट नहीं करता तो कितना बॉन्ड बनाता? 2 बॉन्ड। टाइप करोगे, प्रमोट नहीं करता तो कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड। और अभी प्रमोशन के बाद कितना बॉन्ड बना रहा है? बताओ, प्रमोशन के बाद कितना बॉन्ड बना रहा है? 4।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो एक्स्ट्रा दो बॉन्ड बना रहा है, जो एक्स्ट्रा दो बॉन्ड बना रहा है, उससे वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दे रहा है, और जितना उसको प्रमोट करने में खर्चा वो लिया था उससे ज्यादा वो रिलीज कर दिया। अगर मान लो इसको वो प्रमोट करने में 200 एनर्जी लिया, प्रमोट करने में 200 लिया, और निकालता अगर सिर्फ 100, तो ये काम नहीं करता कार्बन, क्योंकि कार्बन कहेगा कि हम लेंगे कम और निकालेंगे ज्यादा। बात समझ रहे हो? कार्बन जो है वो थोड़ा सा एनर्जी लिया और अपने 2s इलेक्ट्रॉन को 2p में डाल लिया और एक्स्ट्रा दो बॉन्ड बनाया। तो एक्स्ट्रा दो बॉन्ड बनाने से वो एनर्जी निकाला, जो वो लिया था उससे ज्यादा निकाल दिया, इसीलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। बताओ तो कार्बन कब सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाता? जब प्रमोट करने में हमको ज्यादा एनर्जी खर्च होता और निकालने में हमको कम निकाल पाते। बात समझ में आ रहा है? तो यस या नो बोलो। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, देखो अभी तुरंत तुमको समझ में आ जाएगा। अब एक बात बताओ, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2, 2s2 और 2p3। तो देखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। और याद करो 2s 2p के बाद 3s होता है। 2s 2p के बाद क्या होता है? 2s 2p के बाद 3s होता है, 3s। बताओ तो नाइट्रोजन ये काम क्यों नहीं किया? नाइट्रोजन क्यों नहीं 2s को 3s में पहुंचा दिया? तब तो वो 5 बॉन्ड बना लेता। बताओ क्यों नहीं नाइट्रोजन ये काम किया? हाँ, क्योंकि अगर नाइट्रोजन, बहुत बढ़िया श्रेयांश, क्योंकि अगर नाइट्रोजन को ये काम करता तो उसके लिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि 2s और 3s अलग अलग ऑर्बिट का है, तो यहां एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाता, और जो 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता नाइट्रोजन उससे वो कम एनर्जी निकालता। यानी हम ले लिए ज्यादा और निकाले कम, ये काम एटम नहीं करेगा। बहुत बढ़िया ईशान, बहुत बढ़िया। तो एक बात समझो, आज तुम बहुत बड़ा रूल समझ रहे हो केमिस्ट्री का, मेरा बात समझना। एटम हमेशा काम करता है कि वो कम एनर्जी लेता है और ज्यादा एनर्जी निकालता है। अब एक बात बताओ हमको, फास्फोरस, फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन है, नियोन का 10 है, और 3s2 और 3p3, और फास्फोरस देखो 3s 3p, और याद करो 3p के बाद हम तुमको बताए थे 3d होता है, 3d होता है, क्योंकि 3d का एनर्जी कम है, अब 4s का एनर्जी ज्यादा है। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, फास्फोरस जो है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना लेता है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना लेता है, क्यों बना लेता है बताओ? फास्फोरस क्यों 5 बॉन्ड बना लेता है? ये अपना 3s 3d में डाल लिया, क्यों डाल लिया? क्योंकि 3s और 3d एक ही ऑर्बिट में है, तो फास्फोरस को ऐसे काम करने में कम एनर्जी लिया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, कम एनर्जी लिया फास्फोरस, और जो एक्स्ट्रा दो बॉन्ड बनाया उससे ज्यादा एनर्जी ले लिया। यही कारण है, यही कारण है, ध्यान से समझना, यही कारण है कि देखो ये कभी भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को प्रमोट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें 2d नहीं होता है, इसमें 2d नहीं होता है, कभी प्रमोट नहीं कर पाएगा। लेकिन फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन हमेशा प्रमोट कर देगा, हमेशा प्रमोट कर देगा फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब एक बात हमको समझाओ, अब एक बात हमको समझाओ, एक बात हमको समझाओ तुम लोग, ताकि हमको समझ में आ जाए। देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन बाबू, फ्लोरीन के पास 9 है, 1s2, 2s2 और 2p5। और हम तुमसे कह रहे हैं कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्यों हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है? फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन
फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वो 2s को प्रमोट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि 2s 2p के बाद तो 3s आता है, और 2s और 3s में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, वो एक से ज्यादा नहीं बना सकता है फ्लोरीन। ठीक, बात समझ में आया? लेकिन अब देखो क्लोरीन 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 अगर यहां लोगे, अगर यहां क्लोरीन लोगे तो याद करो क्लोरीन में नियॉन हो गया, और 3s2 और 3p5, और 3s में याद करो 2 इलेक्ट्रॉन है 3s में, और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 1 5 3p में, और याद करो 3d, क्लोरीन के पास 3d है, 3d खाली है। अब एक बात बताओ, आज देखो एक बहुत अच्छा चीज सीख रहे हो, बताना, बताओ क्या क्लोरीन, हम जो जो पूछ रहे हैं यस नो, क्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है कि नहीं? एक बॉन्ड, क्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है, यस, क्योंकि उसके पास एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। क्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है, बहुत बढ़िया। क्या क्लोरीन 3 बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना सकता है। पहले वो इसको इधर प्रमोट करेगा, 3p को 3d में। क्या देखो क्लोरीन 3 बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता है? यस या नो? यस, हाँ क्लोरीन बना सकता है, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल है। हाँ बताओ क्या क्लोरीन 5 बॉन्ड बना पाएगा? क्लोरीन 5 बॉन्ड, क्या क्लोरीन 5 बॉन्ड बना पाएगा? बताओ, बना देगा, क्लोरीन 5 बॉन्ड भी बना देगा। बताओ क्लोरीन 7 बॉन्ड बनाएगा? क्लोरीन 7 बॉन्ड बनाएगा, 7 बॉन्ड, 7 बॉन्ड भी बना देगा क्लोरीन। हाँ, तो देखो यहीं पे अंतर हो गया फ्लोरीन और क्लोरीन में। फ्लोरीन जहां एक ही बॉन्ड बना रहा था, क्लोरीन 7-7 बॉन्ड बना रहा है। तो देखो ये सब बात जो है ना, आगे चल के नहीं सही बोलेंगे कि एक ग्रुप में जो रहता है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बना पाया, लेकिन क्लोरीन 1 3 5 7 सब बॉन्ड बना पाया। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रमोशन अगर तुम अपने ही ऑर्बिट में कर रहे हो तो उसके लिए कम एनर्जी चाहिए, और उससे ज्यादा एनर्जी बॉन्ड बनने के समय निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम किसी 2 ऑर्बिट के बीच में प्रमोशन कर रहे हो तो नहीं होगा। ठीक है, अब एक बात तुम बोलोगे कि हम इसको क्यों समझा रहे थे यहां पे। अब तुम हमको एक बात बताओ, अब तुम हमको एक बात बताओ, यहां पर एक बात बताओ, कार्बन, कार्बन जो है वो हमेशा 2s को किसमें भेजा? 2p में, क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन 2s को 2p में भेज दिया तो 4 बॉन्ड बना लिया। तो बताओ सिलिकॉन किसको भेजेगा? सिलिकॉन 3s को 3p में भेजेगा, सिलिकॉन 3s को 3p में भेजेगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा। फिर जर्मेनियम 4s को 4p में भेजेगा, और टीन जो है वो 5s को 5p में भेजेगा, और जो लेड है वो 6s को 6p में भेजेगा। अब मेरा एक बात बताओ, अब मेरे यहां पर एक बात बताओ, अगर ये 86 है तो ये 85 होगा, ये 84 होगा, और याद करो ये 83 होगा, और ये 82 होगा। ठीक है, अब याद करो 82, लेड का एटॉमिक नंबर कितना है? 82। अब 82 का तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 82 का, तो देखो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है, उसके बाद 4p6 5s2 4d10 और 5p6, और उसके बाद 6s2 4f14, उसके बाद 5d10 और 6p2। ये हम लोगों का लेड का, ये हम लोगों का लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम लोग यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो देखो डी में तुमको जो 6s का इलेक्ट्रॉन है, यहां लेड में कितने प्रोटॉन्स होंगे? बताओ लेड में कितना प्रोटॉन्स होगा? लेड में 82 प्रोटॉन्स है,
ये हो गया 1, ये हो गया 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d, उसके बाद है 6s। तो देखो यहां से 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p, और उसके बाद देखो 5d, और उसके बाद देखो 6s। और यहां पर कितना प्रोटॉन है? 82 प्रोटॉन है। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये जो 6s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तुम कहोगे न्यूक्लियस से तो इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, लेकिन याद करो अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा इस न्यूक्लियस से, यानी अंदर वाला इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस का प्रभाव यहां तक पहुंचने नहीं देना चाहेगा। अब बताओ, हम लोग पढ़े हैं कि जो s इलेक्ट्रॉन्स होता है वो स्फेरिकल होता है। s का शेप क्या है? स्फेरिकल। तो s इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा न्यूक्लियस को घेरता है। तो बताओ, अगर हम यहां पर बोले, अगर अब हमको इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है, इसीलिए अब हम लोग यहां पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बताओ s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? s ऑर्बिटल का शेप, तो देखो, अगर हम तुमसे बोले शील्डिंग पावर, अभी इसके बारे में भी पढ़ना है, पर एक बात बताओ, कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को सबसे ज्यादा घेरेगा? जो स्फेरिकल होगा वो तो न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर देगा। तो s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को सबसे ज्यादा घेरता है। कहने का सेंस, न्यूक्लियस को अगर स्टेज मानो कि ये स्टेज है, ठीक है। अब प्रोटॉन्स अगर सेलिब्रिटी है, तुमको एक बार पहले भी पढ़ाए थे, न्यूक्लियस स्टेज है, प्रोटॉन सेलिब्रिटी है, तो एस समझो कि एस बाउंसर टाइप का आदमी है, जिसके पीछे अगर रहोगे तो तुमको सेलिब्रिटी दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि एस का जो शील्डिंग है वो सबसे ज्यादा है। तो जो बाउंसर होता है उसका जो शरीर है वो ज्यादा बल्कि होता है, वो ज्यादा वॉल्यूम छेकता है, ठीक है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को सबसे ज्यादा घेरेगा? बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा घेरेगा? एस। उसके बाद कौन घेरता है न्यूक्लियस को सबसे ज्यादा? एस के बाद पी, क्योंकि याद करो पी बट गया, डंबल हो गया, डी और भी बट गया। तो देखो एस पी डी और एफ, तो समझो एस इलेक्ट्रॉन जो है, एस इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो बाउंसर टाइप का आदमी हुआ, जो बहुत ज्यादा स्पेस को न्यूक्लियस को घेर देता है, एस बाउंसर टाइप का हुआ। पी जो हुआ वो बाउंसर से थोड़ा पतला आदमी हुआ, वो भी न्यूक्लियस को घेरेगा। और डी और एफ एकदम बच्चा टाइप का है, डी सोचो 8-10 साल का लड़का है, और एफ जो है वो एकदम 3-4 साल का लड़का है। तो एफ और डी और एफ इलेक्ट्रॉन शील्डिंग उतना बढ़िया नहीं करता है, वो न्यूक्लियस को घेर नहीं पाता है। बात समझ में आ रहा है? कौन न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरता है? एस। तो एस का शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब एक बात यहां पर ध्यान से देखो, तुम याद करो 6s से पहले कौन कौन सा ऑर्बिटल में डी में है? याद करो 3d, 3d में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10 इलेक्ट्रॉन 3d में। 4d में कितना होगा? 10, 10 और 10 20, और 4f में 14, तो 20 और 14 जोड़ोगे तो 34 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर 5d में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो 34 प्लस 10, याद करो 44 इलेक्ट्रॉन्स जो है, 44 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस ऑर्बिटल में है? 44 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डी एंड एफ ऑर्बिटल्स में है, 6s के पहले है। और याद करो ये 44 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को शील्ड नहीं करेगा, न्यूक्लियस को नहीं घेर पाएगा। और जबकि न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन्स है? याद करो न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन्स है? 82 प्रोटॉन्स है।
तो अब सोचो ये 82 प्रोटॉन्स जो है वो इस आउटर s इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कम अट्रैक्शन करेगा कि ज्यादा अट्रैक्शन करेगा, बताओ। ये 82 प्रोटॉन्स बताओ 6s के इलेक्ट्रॉन्स को कम खींचेगा कि ज्यादा खींचेगा। अरे यही यही तो तुम नहीं समझे, हम क्या समझाए। ये 44 इलेक्ट्रॉन्स, ये 44 इलेक्ट्रॉन्स शील्ड नहीं कर रहा है। मतलब यहां बहुत सारा सेलिब्रिटी खड़ा है और बीच में बच्चा बच्चा सब बैठा हुआ है, तो तुम अगर यहां पर भी हो तो तुमको न्यूक्लियस साफ दिखाई देगा, क्योंकि अंदर वाला तुमको घेर ही नहीं रहा है। हाँ तो समझो, तो यही हम समझाना चाह रहे हैं कि कार्बन में जो 2s इलेक्ट्रॉन है, समझो कार्बन में कितना प्रोटॉन्स है, कार्बन में 6 प्रोटॉन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में हम लोगों का 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 1s, ये 2s और ये 2p, ये कार्बन है। तो देखो कार्बन में यहां 6 प्रोटॉन है, लेकिन यहां 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम प्रमोट कर पाए क्योंकि यहां पर 6 प्रोटॉन ही है, सिर्फ 6 प्रोटॉन है, और उसको भी यहां पर s ऑर्बिटल घेर रहा है। यानी कार्बन में जो 2s इलेक्ट्रॉन है उसको 2p में पहुंचाना आसान है कार्बन के लिए। लेकिन याद करो जो यहां पर लेड है, लेड इसमें 82 प्रोटॉन्स है, तो डिस्टेंस ज्यादा तुमको दिख रहा है, लेकिन अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है 44 इलेक्ट्रॉन्स डी और एफ वो शील्ड ही नहीं कर रहा है। तो इतना जो प्रोटॉन का चार्ज है वो क्या करेगा, इस 6s इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच देगा। तो कहेगा कि अगर तुम 6s इलेक्ट्रॉन को आगे भेजना चाहते हो 6p में तो भेज नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको उसके लिए मेरे अट्रैक्शन को तोड़ना होगा, यानी हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज ऑफ शिल्डिंग। तो मेरा एक बात को समझो, कार्बन के ठीक नीचे कौन था, सिलिकॉन, इसके ठीक नीचे कौन था, जर्मेनियम, इसके ठीक नीचे कौन था, एसएन, और इसके ठीक नीचे कौन था, पीबी। मैक्सिमम लोग क्या समझता है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो एस को पी में ले जाना आसान है। नहीं, उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है बाबू। जैसे ही तुम ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे ना, एस वाला पी में नहीं जाना चाह रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन तो हमको शील्ड किया ही नहीं, हम तो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। तो तुम उसको अगर भेजना चाहोगे तो तुमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ जाएगा, जितना एनर्जी तुम बॉन्ड बना के ले नहीं पाओगे। हाँ तो तुम हमको एक बात बताओ, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाना चाह रहा है, लेड जो है वो 2 बॉन्ड भी बना रहा है, क्योंकि याद करो पी में 2 और इलेक्ट्रॉन था, और एस वाला जब पी में जाएगा तब ना 4 बॉन्ड बनाएगा। तो अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, PbCl2 ज्यादा स्टेबल है कि PbCl4? PbCl2 ज्यादा स्टेबल है। लेड क्या करना चाहेगा, PbCl2 बनाना चाहेगा कि PbCl4? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तुम लोग मेरा बात समझे, 6s से भी तो s ऑर्बिट। अरे बाबू तो यहां पर 82 प्रोटॉन्स है दिव्यांशु, यहां 82 प्रोटॉन्स है और यहां 6 प्रोटॉन है। अंतर देख रहे हो प्रोटॉन का, प्रोटॉन का अंतर देख रहे हो, यहां 6 प्रोटॉन है और यहां 82 प्रोटॉन है। तो ये जो 82 प्रोटॉन्स है ये 6s वाले इलेक्ट्रॉन्स को कह रहा है कि तुमको हम 6p में नहीं जाने देंगे, तो अगर 6p में भेजना चाहते हो तो खूब एनर्जी दो। यही कारण है, यही कारण है कि 6s वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लेना नहीं चाहता है, और यही कारण है कि देखो कार्बन कभी CCl2 नहीं बना पाता है, क्योंकि कार्बन को लग रहा है कि 2s को 2p में भेजना आसान है तो भेज दो, तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बना देता है। पीबी को लग रहा है कि नहीं, 6s को 6p में भेजना आसान नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो? इसी को
इसी को बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म बोला जाता है, इसी को एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बोला जाता है जिसको बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, जो पी ब्लॉक में हम लोग देखते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? द रिलक्टेंस ऑफ ns electrons, the reluctance of ns electrons to participate, the reluctance of ns electrons to participate in bond formation, the reluctance of ns electrons to participate in bond formation is called inert pair effect। इनर्ट पेयर इफेक्ट। बताओ तो s में दो ही ना इलेक्ट्रॉन होता है, s ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन होता है, s ऑर्बिटल में दो ही, इसीलिए देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला। इनर्ट का मतलब रिएक्शन में भाग नहीं लेना, अब पेयर का मतलब जोड़ा, यानी जो आउटर मोस्ट का जो दो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में भाग नहीं लेना चाह रहा है। रिलक्टेंस का मतलब विरोध कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब हम न्यूक्लियस से ज्यादा अटैच्ड हैं। तो जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं पी ब्लॉक में, याद रखना यहां पर याद रखना, ठीक है। ये तो हम लोग लिखे थे ना 44 इलेक्ट्रॉन्स था इसमें डी एंड एफ में था 44 इलेक्ट्रॉन्स लेड में। तो अब एक बात बताओ, +2 और +4, इसीलिए बोला जाएगा द स्टेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम, जो द स्टेबिलिटी ऑफ जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, बताओ उसका स्टेबिलिटी, यानी +4 का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने से बढ़ेगा कि घटेगा? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ, डाउन द ग्रुप जाने से बनाना चाहेगा, डिक्रीजेस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो यहां पर एक चीज समझोगे, यहां पर PbCl2 is more stable than PbCl2 is more stable than PbCl4। यानी जो हम लोग कहेंगे द स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ, है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, द स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down the group, तो यहां पर हम लोगों को समझना है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहेगा, ठीक है, सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाना चाहेगा, जर्मेनियम 2 और 4 दोनों बनाएगा, टीन भी 2 और 4 बनाएगा, पर लेड तक पहुंचते पहुंचते 2 बॉन्ड के बनाने का पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एस वाला इलेक्ट्रॉन प्रमोट होना नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो देखो आज के क्लास में हम कुछ बात बताए, वो बात याद रखना। आज के क्लास में याद रखना, नाइट्रोजन, याद रखना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इसमें अंतर होता है, क्योंकि इनमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन को प्रमोट नहीं कर सकते। एकदम ये बात आज के क्लास का सोचो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें 2d ऑर्बिटल नहीं होता है। इसीलिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड और फ्लोरीन जो है वो 1 ही बॉन्ड बनाएगा। पर फास्फोरस 5 बॉन्ड भी बना सकता है, सल्फर 6 बॉन्ड भी बना सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना, ये 5 बॉन्ड भी बना सकता है,
ये 6 बॉन्ड भी बना सकता है और ये 7 बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, और क्या बताए हम लोग कि पी ब्लॉक में जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घटेगा, क्योंकि जो एस वाला इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस से ज्यादा अटैच्ड है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आज के क्लास में सिखा है कि जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं उतने बॉन्ड बनता है। ठीक है, पर जब तुम इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर रहे हो तो 2s से 2p में कर सकते हो, अपने ही ऑर्बिट में कर सकते हो, 3s से 3d कर सकते हो, 3p से 3d कर सकते हो, पर 3s से 4s नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ गया? और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है ये हम तुमको आज के क्लास में समझाए कि पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आने में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो घटता है। होपफुली आज का क्लास अगर तुम लोग थोड़ा अच्छे से सुने होगे तो आज बहुत सारा पॉइंट को तुम सीखे होगे। पीरियोडिक टेबल प्लस केमिकल बॉन्डिंग का कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ डिस्कस किए हैं और जैसे जैसे आगे आएगा और सीखोगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।